बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर का जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था वो था मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने जो है वो ह्यूमन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो देख लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टडी करा हमने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी स्टडी किया। फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या मामला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ ली। 4 फेसेस होते हैं उसमें, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकल फेज और ओव्यूलेशन फेज और फिर कॉर्पस ल्यूटियम फेज। वो सारी साइकिल डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है जी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सबसे पहले ये देखेंगे। और उसके बाद कौन कौन सी इंसानों में, ह्यूमंस में कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उन पर बात करेंगे। जाहिर बात है सारी तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमारे पास सिलेबस में 4 है तो उन 4 को हम स्टडी करेंगे कौन कौन सी होती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज कहलाती है oogenesis, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें जो है वो गैमेट्स बनते हैं। मेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे उसका मेल गैमेट बनता है। और फीमेल में होता है जी oogenesis, जिससे फीमेल गैमेट बनते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है या दूसरी स्टेज होती है जिसको आप कहते हो मेटिंग, जिसमें ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के करीब आते हैं। और उसके बाद तीसरी स्टेज होती है जी फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है जी कि मेल ने जो अपने गैमेट्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्चार्ज किए वो दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट बनेगा। अब ड्यूरिंग मेटिंग, मेटिंग के दौरान जब मेल जो है वो फीमेल से मेल ऑर्गेनिज्म या मेल ह्यूमन जो है जब वो फीमेल से मेटिंग करता है और अपने गैमेट्स को, स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिस्चार्ज करता है, तो इस दौरान कोई बैक्टीरिया, वायरस भी एक्सचेंज हो सकते हैं। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई बैक्टीरिया होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर हो सकता है, और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एंटर हो सकता है। तो इस वजह से उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया एंटर हुआ है उसके अंदर कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इन बीमारियों को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी वो डिजीज जो मुंतकिल हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स या ड्यूरिंग मेटिंग। दोस डिजीज, वो बीमारियां दैट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग मेटिंग या इंटरकोर्स। मेटिंग या इंटरकोर्स के दौरान जो बीमारियां जो एक दूसरे के अंदर मुंतकिल होती हैं उनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे हम जानते हैं जी कि कुछ हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स के अंदर जो है वो बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो अगर हम वो छींकते हैं, खांसते हैं किसी दूसरे पर्सन के आगे, तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में वो बैक्टीरिया, वायरस निकलता है और फिर दूसरा इनहेल करके उसको अपने अंदर ले लेता है। इसी तरीके से खून को एक ऑर्गेनिज्म या एक इंसान के अंदर, खून के अंदर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो खून अपना दूसरे को डोनेट करेगा, उसके अंदर भी मुंतकिल हो सकती है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की होती है डिजीज। इसी तरीके से अगर जब मेटिंग कर रहे होते हैं, मेल फीमेल जब मेटिंग कर रहे होंगे, मेल अपने गैमेट्स को फीमेल, उसका मकसद ये होता है कि जी मेल जो है अपने गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्चार्ज करे। इस दौरान वायरसेस या बैक्टीरिया एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर मेल में है तो फीमेल में भी आ सकते हैं, मेल फीमेल में तो मेल में आ सकते हैं। ऐसी बीमारियों को हम कह रहे होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। दोनों में हो सकती हैं जी। मेल के अंदर, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स फीमेल में चली जाएंगी, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स मेल में चली जाएंगी। उमूमन ये हमारे जो जेनिटल ट्रैक्स होते हैं उनमें पाया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊं अगर, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कहाँ गया, ऊपर तो नहीं, हाँ ये। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर ये जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा, इधर होते हैं जी वो बैक्टीरिया या वायरस। अब जब वो सीमेंट डिस्चार्ज करेगा तो यहाँ से वो बैक्टीरिया, वायरस भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी तरीके से ये जो फीमेल ट्रैक होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इनकी वेजाइना में होते हैं जी, इस तरफ होते हैं जी बैक्टीरिया, वायरस। तो अब इंटरकोर्स के दौरान पीनस इसी वेजाइना में ही एंटोवीवी होती है, इस दौरान एक्सचेंज हो सकते हैं।
तो कौन कौन सी है जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उस पर आते हैं अब हम। ये तो हमने समझ लिया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है ड्यूरिंग मेटिंग, जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो उसको हम कह रहे होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इस कैटेगरी में हमारे पास जो पहली बीमारी है वो है गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होती है जी, एक बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे जेनिटल ट्रैक्ट्स पर पाया जाता है, यानी कि मेल के अंदर होगा तो मेल की जो जेनिटल ट्यूब होती है यानी यूरिथ्रा उधर होगा, और अगर फीमेल के अंदर है तो फीमेल की जो वेजाइना होती है वहां ये पाया जाता है। तो ये जेनिटल ट्यूब्स या जो हमारी जेनिटल ट्यूब्स होती हैं उनमें होता है। मेल में है अगर ये बैक्टीरिया तो उसके यूरिथ्रा में होगा, फीमेल में है तो ये उसकी वेजाइना में होता है। अब ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर फीमेल की वेजाइना में तो मेल में आ जाएगा, मेल के यूरिथ्रा में चला जाएगा, और अगर मेल की यूरिथ्रा में तो फीमेल की वेजाइना में चला जाएगा। अब इससे क्या होता है, अगर मेल के अंदर ये बीमारी हो, मेल के अंदर मेल के जेनिटल ट्यूब में ये बैक्टीरिया एंटर हुआ होता है, तो मेल का जो यूरिथ्रा होता है उसके अंदर ये जख्म पैदा कर देगा। उसको जब वो यूरिनेशन करेगा तो उस दौरान, क्योंकि यूरिथ्रा से यूरिन भी तो पास आउट होता है, तो जब वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसको जो है जलन महसूस होगी, जख्म ज्यादा होगा तो जो है वो पस भी निकल सकती है यूरिन के साथ साथ। ये मेल का बता रहा हूँ मैं, मेल की ये यूरिथ्रा है, ये मेल की यूरिथ्रा है। अब इसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है, अब यहाँ पे ये स्टे करता है जी, यहाँ ये जख्म पैदा कर देगा। लिहाजा जब मेल इस यूरिथ्रा में से यूरिन को पास आउट करेगा तो इस पास आउट के दौरान उसको चूंकि जख्म में से वो एसिडिक यूरिन निकल रहा होता है तो वो जलन पैदा करेगा, और अगर बहुत ज्यादा खतरनाक जख्म हुआ होता है तो पस निकल रही होती है, तो यूरिन के साथ साथ व्हाइट पस भी निकल रही होती है। जबकि फीमेल के अंदर ये वेजाइना से ट्रेवल करता हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बता रहा हूँ, फीमेल के अंदर तो ये वेजाइना में इन्फेक्शन करता है, लेकिन साथ साथ ये वेजाइना से ट्रेवल करता हुआ ओविडक्ट में चला जाता है, और ओविडक्ट के अंदर जख्म पैदा करता है जिससे ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा दूं ये क्या हो रहा है इसके साथ। मैं फीमेल में अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, एक मिनट जरा, हाँ ये है, ये है ना। अब देखें फीमेल में, यहाँ अगर मेल से मिसाल के तौर पे ये ट्रांसमिट हुआ है, फीमेल के वेजाइना में होता है, वेजाइना से ट्रेवल करता हुआ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ वो वैसे ये नैरो होती है, पतली होती है, यहाँ ये जख्म पैदा करेगा जिससे ये ओविडक्ट ब्लॉक हो जाएंगे, और ओविडक्ट के ब्लॉक होने से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन इस मकाम पर होती है। अब अगर यहाँ जख्म हो गया और स्पर्म आया तो स्पर्म कैसे एंटर होगा ओविडक्ट में, नहीं हो सकता। तो फीमेल के अंदर ये ज्यादा सिवियर हो सकता है, फीमेल के अंदर इस बीमारी से इनफर्टिलाइजेशन हो सकती है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। वो उनके अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो जाइगोट और फिर वो जो बेबी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सब रुक जाएगा। तो फीमेल के अंदर ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है, इवन मेल में भी कर सकती है। मेल के अंदर यहाँ पर अगर ये यूरिथ्रा के अंदर है, बहुत ज्यादा जख्म हो जाएंगे तो मेल की भी तो यूरिथ्रा ब्लॉक हो जाएगी। अब जाहिर बात है यहाँ से पास आउट नहीं होगा, स्पर्म्स पास आउट नहीं हो सकते, तो दोनों के अंदर ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि रिप्रोडक्शन एबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये बीमारी मौजूद है, किसी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर जाइगोट डेवलप हो रहा है और उसके वेजाइना में ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो जब उस प्रेग्नेंट औरत से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो जाहिर बात है वो बच्चा भी उसी वेजाइना से पास आउट होगा। तो वो जब जो बेबी है जब वो वेजाइना से पास आउट हो रहा होगा तो ये बैक्टीरिया उस बेबी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। सिवियर केसेस के अंदर बच्चे को, जो बच्चा पैदा होता है उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा और शायद वो अंधा भी हो सकता है, क्योंकि उसको वैसे तो उसके अंदर तो एंटीबॉडीज होती ही नहीं है, तो वो तो बड़ा नाजुक है। तो ये काफी डेंजर डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये गोनोरिया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरिया, उससे ये बीमारी होती है। मेल के अंदर ये है, इनकी जो जेनिटल ट्यूब होती है यूरिथ्रा उसमें पाया जाता है। मेल से अगर फीमेल में ट्रांसफर होगा तो वेजाइना में चला जाएगा, वेजाइना से वो ओविडक्ट में चला जाएगा। मेल के अंदर ये जो जेनिटल ट्यूब्स होती हैं यूरिथ्रा, उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा करेगा, उनको यूरिनेशन के दौरान जलन महसूस होगी, पस आएगा, इनफर्टिलिटी, उनकी जो है ना यूरिथ्रा ब्लॉक हो सकती है। अब यूरिथ्रा ब्लॉक होने से क्या होगा जी, कि उनका अंदर मेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। बहरहाल मेल के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं, जबकि फीमेल में जरा ज्यादा होते हैं। फीमेल की वेजाइना से ये ट्रैवल करते हुए ओविडक्ट में जाता है और वहां ओविडक्ट में ये जो है जख्म पैदा करके ओविडक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो सब कुछ होगा लेकिन स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगी।
और अगर किसी प्रेग्नेंट औरत है उसके अंदर ये वायरस, ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है, तो उससे जब उसका जो बेबी बॉर्न होता है, जो बेबी पैदा होगा, तो वो भी जाहिर बात है चूंकि वेजाइना से ही ट्रेवल होकर आता है, तो वेजाइना के या इसी ट्रैक के जरिए उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर उस बच्चे में भी ये बैक्टीरिया आ सकता है, उसकी स्किन इन्फेक्शन कर सकता है, उसके अंदर आंखों का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, और बच्चा जो है वो अंधा भी हो सकता है। ये है जी बहरहाल। लेकिन बहरहाल ये एंटीबायोटिक्स खा के, क्योंकि ये है तो बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है इसका एंटीबायोटिक के जरिए। तो ये हो गई जी गोनोरिया, ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं इसको भी। इट इज कॉज बाय बैक्टीरियम निसेरिया, गोनोरिया से ये होता है जी। इससे क्या होता है, जख्म हो जाते हैं जेनिटल ट्यूब्स के अंदर, दोनों में, मेल की जेनिटल ट्यूब्स में भी जख्म हो सकते हैं यानी यूरिथ्रा में, और फीमेल की जेनिटल ट्यूब में भी जख्म हो सकते हैं यानी वेजाइना में। इन्फेक्टेड मेल जो होते हैं, जिन जिन आदमियों में ये बीमारी हुई भी होती है, उन्हें क्या एक्सपीरियंस होता है जी, बर्निंग सेंसेशन होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान उनको जो है जलन का एहसास होता है, और साथ साथ जो है वो वाइट पस भी निकल सकती है। जबकि फीमेल के अंदर ये क्या करेंगे जी, डैमेज करेंगे और ब्लॉक कर देंगे जी उनकी ओविडक्ट को, जिससे क्या होगा, उनके अंदर इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अगर एक इन्फेक्टेड मदर है जी, और इन्फेक्टेड मदर के जरिए ये बैक्टीरिया उसके न्यू बॉर्न बेबी में भी मुंतकिल हो जाएगा ड्यूरिंग डिलीवरी, जब वो बच्चा पैदा हो रहा होगा उस दौरान ये बैक्टीरिया उस बेबी को इन्फेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, उसके अंदर आई इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि आई बड़ी सेंसिटिव पार्ट होती है, आई इन्फेक्शन हो सकते हैं, इवन के वो ब्लाइंड भी हो सकता है। ये है जी पहली बीमारी, गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज कॉल्ड सिफाइलस। ये जो हमारे पास दूसरी बीमारी, इसको हम कहते हैं सिफाइलस। सिफाइलस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ये नाम लिखा हुआ है इसका, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ठीक है जी। ये भी कुछ इसी तरह की है कि यहाँ पर भी ये बैक्टीरिया जो है वो जेनिटल ट्यूब्स में पाया जाता है। मेल की जेनिटल ट्यूब का मतलब होगा कि यूरिथ्रा में पाया जाएगा, फीमेल की जेनिटल ट्यूब का मतलब होगा कि वेजाइना में पाया जाएगा। ये भी जेनिटल ट्यूब्स में पाया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो जेनिटल ट्यूब की स्किन होगी, बाहर की तरफ जो स्किन होगी, यानी अगर मेल की बात कर रहे हैं तो ये मेल का यूरिथ्रा है, और ये इनसाइड होता है किसके अंदर, पीनस के अंदर। तो पीनस की ये जो स्किन होगी, ये स्किन, इसके अंदर जो बड़े बड़े से लीजन्स यानी कि फोड़े से हो जाएंगे, फोड़े समझते हैं ना, फोड़े से यानी कि दाने दाने से हो जाएंगे, और स्किन पर धब्बे भी आना शुरू हो जाएंगे, रैशेस टाइप के, समझते हैं ना आप। अगर आप अपनी स्किन को खुजाते हैं अक्सर, तो वहां जरा कड़क कड़क सा हार्ड सा स्किन हो जाती है, जिसको हम कह रहे होते हैं रैशेस। तो ये एक्सटर्नल इफेक्ट पैदा कर रहा है ये बैक्टीरिया, ये यानी कि यूरिथ्रा जेनिटल ट्यूब्स के अंदर इन्फेक्शन तो करेगा, साथ साथ ये एक्सटर्नल इफेक्ट भी पैदा कर रहा है। ये जो स्किन होगी उसके अंदर लीजन्स पैदा कर देगा। सिमिलरली जो फीमेल में, अगर ये फीमेल के जेनिटल ट्यूब में पाया जा रहा है, विजाइना में पाया जा रहा है, तो विजाइना के एक्सटर्नल में जो अराउंड स्किन होगी उसमें लीजन्स पैदा हो जाएंगे, उसके अंदर रैशेस पाए जाएंगे। विजाइना के बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल स्किन होगी ना, उसमें लीजन्स और रैशेस पाए जाएंगे। अच्छा, ये ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया है निस्बतन गोनोरिया के, क्योंकि ये बैक्टीरिया फिर खाली आपके जेनिटल ट्यूब्स के अंदर नहीं रहता, बल्कि ये आपके ब्लड के थ्रू आपके नर्वस सिस्टम, आपके स्केलेटन सिस्टम तक चला जाता है, और वहां उनको भी इफेक्ट करता है। तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को भी, और आपकी हड्डियों का जो सिस्टम है स्केलेटन, यानी इससे आपके जो है नर्वस सिस्टम पे भी फर्क पड़ेगा, हड्डियों पर भी फर्क पड़ता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे गोनोरिया का होता है, ये भी खैर बहरहाल इलाज है, बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक्स के जरिए हम इसको इलाज कर सकते हैं। ठीक है। तो सिफेलस क्या है, एक बैक्टीरिया है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, उससे ये होता है। मेल के अंदर ये है उनकी जेनिटल ट्यूब्स में पाया जाता है, जेनिटल ट्यूब्स के अंदर ये जो है वो वुंड्स पैदा करता है, साथ साथ जेनिटल ट्यूब के बाहर की तरफ जो स्किन होती है उसमें ये लीजन्स और रैशेस पैदा कर देता है। फीमेल के अंदर ये ट्रांसफर होगा तो ये उनकी वेजाइना में स्टे करेगा, पहले वेजाइना के अंदर ये लीजन्स, ये वेजाइना के अंदर वुंड्स पैदा करेगा, जख्म पैदा करेगा, वेजाइना के बाहर की तरफ जो अराउंड स्किन होगी उसमें लीजन्स और रैशेस पैदा हो जाएंगे। उसके बाद ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ आपके नर्वस और स्केलेटन सिस्टम पर भी इफेक्ट कर सकता है। ये है जी सिफाइलस। बहरहाल है तो खतरनाक ये भी, लेकिन फिर भी आप इसको डॉक्टर्स को जो है वो डायग्नोस करता है और फिर एंटीबायोटिक के थ्रू इसका इलाज कर देता है। तो इसका टेक्स्ट देख लेते हैं जी, जो नोट्स में हमने इंक्लूड किया हुआ है। सिफाइलस क्या, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम से ये नाम का एक बैक्टीरिया, उससे ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है जी, बड़े बड़े से लार्ज नंबर ऑफ
लीजन्स, बड़े बड़े से ज्यादा तादाद में लीजन्स यानी फोड़े से आपके अराउंड जो स्किन होगी उसमें डेवलप होते हैं, या फिर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं ओवर द स्किन, खाल पर रैशेज और लीजन्स आना शुरू हो जाते हैं। ये जो है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। और बिल्कुल बिल्कुल जैसे गोनोरिया में होता है कि अगर इन्फेक्टेड मदर है, प्रेग्नेंट औरत है, उससे अगर कोई बेबी डिलीवर हो रहा होगा तो उस बेबी के अंदर भी ये बैक्टीरिया जो है वो चला जाएगा। और बच्चों का क्योंकि सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है, तो बच्चों की बॉडी में जाके अगर ये स्केलेटन और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा तो ये फैटल हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। और खैर बच्चों क्या, बड़ों में भी अगर आप इसको लाइलाज छोड़ दें तो चूंकि ये आपके नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम पर हमलावर हो रहा है तो इट कुड बी फैटल। ये खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है सिफाइलर, अगर इसको इलाज ना किया जाए तो। ये हो गई जी दूसरी बीमारी। नाउ थर्ड हमारे पास है जी जेनिटल हर्ब्स। ये है जी हमारे पास जेनिटल हर्ब। अब ये एक वायरल डिजीज है, ये एक वायरस से होती है जी, हर्पस सिंप्लेक्स नाम है, हर्पस की वजह से इसका नाम आया हुआ है जेनिटल हर्ब्स। जेनिटल मतलब वही जेनिटल ट्यूब्स, यूरिथ्रा, विजाइना। और हर्ब्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस वायरस से होता है उसको हम हर्ब्स कहते हैं। तो एक वायरस है हर्पस सिंप्लेक्स, ये नाम लिखा हुआ है इसका, हर्पस सिंप्लेक्स। इस वायरस के जरिए ये होता है, ये लिखा हुआ जी हर्पस सिंप्लेक्स। अच्छा, इसके अंदर भी वही मामला है कि मेल के जेनिटल ट्यूब्स में ये होगी, और ड्यूरिंग मेटिंग फीमेल की जेनिटल ट्यूब यानी कि जो उनकी विजाइना होती है उसमें चला जाता है। अब ये वायरस जो है, जो जेनिटल ट्यूब्स के बाहर की तरफ जो स्किन है, वही जहाँ पर सिफाइलस ने भी हमला किया था, ये वहां पे हमला करता है। बड़े बड़े पानी वाले फोड़े, ब्लिस्टर्स कहते हैं उनको। अक्सर आपने देखा होगा हमारी स्किन पर, नॉर्मल हमारी जो खाल होती है उसमें कुछ ऐसे दाने हो जाते हैं जिनको फाड़े तो अंदर पानी सा होता है। ऐसे पानी वाले दानों को, पानी वाले फोड़ों को हम कहते हैं ब्लिस्टर्स। सूजन भी हुई भी होती है, ब्लिस्टर्स कहते हैं। ये ब्लिस्टर्स पैदा करता है अराउंड द जेनिटल, जो एक्सटर्नल जेनिटल्स होती हैं, पीनस हुआ, वेजाइना के अराउंड जो स्किन हो गई, इस वायरस की वजह से वहां पर पानी वाले फोड़े आ जाते हैं। अच्छा, खाली वहां पर नहीं, वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी आ सकता है, दूसरे हिस्सों में भी, यानी कि स्किन पे, कमर की जिल्द हो गई, पेट की तरफ हो गया, नाफ का हिस्सा हो गया, उन जगहों पर भी जो है वो जो है वो जेनिटल हब्स वाले जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं। ये भी वही बात है जी, वायरस जो है ये बच्चों में मुंतकिल हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है जी, हर्पस सिंप्लेक्स ये वायरस एक वायरल डिजीज है, याद रखिएगा, ऊपर की दो जो है वो वो थी बैक्टीरियल थी, ये वायरल है, और नीचे वाली भी वायरल है। हाँ, तो ये वायरल डिजीज है जी, हर्पस सिंप्लेक्स नाम का एक वायरस है जो हमारे जो है वो जेनिटल ट्यूब्स में पाया जाता है। इससे दर्द भरे ब्लिस्टर्स यानी पानी वाले फोड़े हो जाते हैं, सोर्स हो जाती है, सूजन हो जाती है। कहाँ पर, एक तो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स जो होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जैसे कि वही वेजाइना के अराउंड स्किन जो हो गई या पीनस हो गई, उन पर या उनके अराउंड जो स्किन होती है उन पर ये ब्लिस्टर्स पैदा करते हैं। इन्फेक्टेड मदर अगर है तो उससे ये वायरस उसके न्यूबॉर्न बेबी में भी मुंतकिल हो सकता है। और आखिरी हमारे पास जो है वो भी एक वायरल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हमारे पास जो चौथी कैटेगरी है वो है जी एड्स। इट इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज, पॉइंट रखा गया। ये है जी एड्स। एड्स का मतलब होता है, ये एड्स जो है ये एक एब्रीवेशन है, AIDS। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यून, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, और एस का मतलब होता है सिंड्रोम। AIDS यानी कि एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक फैटल बीमारी है, एक जानलेवा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इट हैज नो क्योर। ये एक वायरस से होती है जिसको हम कहते हैं HIV। और HIV भी एक शॉर्ट फॉर्म है। एच का मतलब होता है ह्यूमन, और आई का मतलब होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी का मतलब होता है वायरस। तो ये दोनों एब्रीवेशन है, AIDS यानी एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये जिस वायरस से हो रही है HIV, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है जी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एक वायरस होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस इंसान की बॉडी में जाके उसके इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। हम जानते हैं जी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके अंदर जो हमारा जो ब्लड है, उसके अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे अहम तरीन पार्ट होते हैं। और इस इम्यून सिस्टम का मतलब होता है, या इसका मकसद होता है, हमें बीमारियों से बचाना। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो यही इम्यून सिस्टम उनको मारता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये जो HIV वायरस होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को ही डैमेज करता है। और ये अगर ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देगा तो अब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बचा
जो आपको एक्सटर्नल बैक्टीरिया वायरस से बचा सके। तो यूं समझ लो कि आपके मुल्क को फौज बचाती है और ये वायरस आपकी फौज को ही मार देता है। ठीक। तो ये वायरस आपकी बॉडी में जाता है और आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डैमेज करता है। आप इम्यून सिस्टम के बगैर आपकी बॉडी ऐसी हो गई कि जी वो खुली है, उसमें कोई सा भी बैक्टीरिया कोई सा भी वायरस आएगा तो वो आपकी बॉडी में स्टे कर जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर उसको मारने वाला निजाम खत्म किया जा चुका है। ठीक है, तो ये डेंजर बीमारी हो गई। इसमें बीमारी में इंसान को पहले छोटे मोटे जो वायरस फ्लू वगैरह होते हैं वो होने लग जाते हैं, फिर आगे जाके उसको जो है और ज्यादा खतरनाक किस्म की डिजीज होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसके अंदर कैंसर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो आखिर में मर जाता है। इस वायरस की जो ट्रांसमिशन है उसके दो बड़े रीजन होते हैं। एक होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि मेल को होगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये वायरस फीमेल की बॉडी में चला जाएगा, या फीमेल के अंदर होगा तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये मेल बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस बीमारी का HIV एड्स का जो सबसे मेन रीजन है, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। खून के अंदर ये वायरस होता है, इंसान जो है वो खून किसी को डोनेट करता है, वो खून बगैर स्क्रीनिंग के अगर एक शख्स को चढ़ जाए और उस खून में HIV होगा तो उस बंदे के अंदर ये वायरस आ जाएगा और उसको एड्स हो जाएगी। तो दो इसके बड़े रीजन होते हैं इस बीमारी के फैलाव के, एक है सेक्सुअली ट्रांसमिशन और दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और वैसे भी इसका इलाज तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन आज बहुत कोशिश की जा रही है इसका इलाज ढूंढने की। कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई गई हैं, रेट्रो वायरल टेक्निक्स कहा जाता है उनको, जिससे क्या होता है जी कि इस वायरस की जो ग्रोथ होती है उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं। ये वायरस बॉडी के अंदर जो ग्रोथ कर रहा है उसको थोड़ा स्लो कर देते हैं और उससे क्या होता है जी कि इंसान को थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। बहरहाल इलाज इसका कुछ भी नहीं है। तो ये है एड्स। एड्स क्या है जी? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV से होती है। ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे क्या होगा जी, इंसान जो है वो तमाम किस्म के इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज हो जाएगा। जिसके पास कोई भी इम्यून सिस्टम नहीं है, तमाम किस्म का वायरस बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जाएगा तो वो अपना असर दिखाएगा और उसको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। शुरू में माइनर इन्फेक्शन होंगे तो सही नहीं होंगे, फिर आगे जाके उसको बड़े इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह जैसी चीजें होना शुरू हो जाती है। मेन कॉज इसके क्या क्या है जी? एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी इंटरकोर्स के दौरान ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून के अंदर किसी एक शख्स है जी उसको HIV है, एड्स है उसके अंदर, यानी उसके खून में HIV वायरस पाया जा रहा है, खून में होता है ये वायरस। अब उसके खून में ये वायरस है, वो अपना खून निकाल के किसी दूसरे इंसान को दे दे तो जाहिर बात है उसके अंदर भी चला जाएगा। उसके अलावा दूसरे रीजन जो है, ये तो मेन रीजन है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सबसे ज्यादा फैलाव हो रहा है एड्स का। अदर क्या है जी कि अनकंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या जो नॉन स्टेराइल सिरिंजेस होती हैं। ठीक है जी, यानी कि ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर खून लगा हुआ है उनको साफ नहीं किया हुआ होता है, कंटेमिनेटेड होती है। मिसाल के तौर पे किसी शख्स के अंदर जो है वो एड्स था, उसके खून के अंदर ये वायरस मौजूद था और कोई सर्जरी हुई है जी, और सर्जरी के अंदर जो है उसके जाहिर बात है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में उसका खून लगेगा तो जाहिर बात है उसके इंस्ट्रूमेंट में वायरस आ जाएगा। अब वो कंटेमिनेटेड हो गए, ठीक है जी, अगर आप उसको सही नहीं करें, साफ ना करें, स्टेराइल ना करें, तो ये कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में यूज किए जाए तो उसके अंदर ये चला जाएगा। इसी तरह सिरिंजेस, आपको पता है सिरिंज की जो होती है इंजेक्शन बॉडी के अंदर जाता है और खून से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है। इंजेक्शन जब अंदर जाएगा डायरेक्ट वो खून से जुड़ जाता है। अगर किसी इंसान को HIV है, एड्स है और आप उस पर सिरिंज लगाए तो अब आपने उसके जो सिरिंज लगाई उस सिरिंज के अंदर उस सिरिंज के साथ उस HIV का कांटेक्ट हो गया। अब उस सिरिंज के अंदर HIV आए हुए, आप अगर यही सिरिंज बगैर स्टेराइल किसी दूसरे को लगाओगे तो वो उसमें चला जाएगा। और ये माइनर रीजंस कह सकते हो आप, लेकिन बहरहाल ये भी रीजन थे। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और नॉन स्टेराइल सिरिंजेस। जैसे वो जो नशे ही होते हैं ना, जो हीरोइन नशा कर रहे होते हैं इंजेक्शन वाला, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक ही इंजेक्शन 8-8 10-10 बंदे लगा रहे होते हैं बगैर स्टेराइल इंजेक्शन में। अब एक के अंदर हुआ सबको हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी इन्फेक्टेड मदर को है तो बाकी 3 बीमारियों की तरह ये भी उसके न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर अगर है तो ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा उसके न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा है जी कि माँ का खून बच्चे से अटैच हुआ होता है। इट हैज नो। ये थी जी वो 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी: गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनिटल हर्ब्स और एड्स।
यहाँ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर था, इसके अंदर हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है, दो उसकी टाइप देखी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने प्लांट में पहले उसका एसेक्सुअल पढ़ा, कौन कौन सा था जी, एक था उसके अंदर बडिंग था, स्पोर फॉर्मेशन था, बडिंग नहीं था खैर, स्पोर फॉर्मेशन था, एपोमिक्सिस था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन था, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की भी हमने बात करी। फिर हमने प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, पूरी उसकी लाइफ साइकिल स्टडी करी। फिर एनिमल्स पर आए, एनिमल्स के अंदर सबसे पहले हमने एसेक्सुअल मेथड देखे जी, फिशन था, बडिंग था, और फ्रेगमेंटेशन था, पार्थिनोजेनेसिस था। और फिर उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जी, उसकी 3 स्टेजेस हमने स्टडी करी, गैमेटोजेनेसिस, मेटिंग और फर्टिलाइजेशन। फिर ह्यूमंस के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। फिर उसके बाद इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमने देखा कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या चेंजेस आती हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर कौन सी साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी हमने। उसके बाद हमने जेनिटल यानी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, 4 थी, गोनोरिया, सिफाइलस, जेनिटल हर्ब्स और एड्स। यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।